हो गया, ठीक है। ओके, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी। मेरे ख्याल से ड्यूटीज या राइट्स कुछ एक तो डिस्कस कर लिया था हमने एजेंट्स का। क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास मैम में? राइट्स हो रहा था मैम, ड्यूटीज थोड़ा था, ड्यूटीज। अच्छा, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक मिनट। हम्म ये सब हो गया था। ड्यूटीज सारा हो गया था। अब राइट्स ऑफ एजेंट्स एंड राइट्स ऑफ एंड ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल देखना है। एक्चुअली राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल कुछ नहीं है, जस्ट अपोजिट है। जो भी हमने राइट्स ऑफ एजेंट देखा है वो ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल्स हो जाएंगे, और जो भी हमने ड्यूटीज ऑफ एजेंट देखा है दैट बिकम द राइट्स ऑफ प्रिंसिपल। बस थोड़ा सा कैसे लिखना है मैंने लिख दिया है वो, पर वो वही है, सेम सेम थिंग है। नाउ coming to the point, rights of agent की एजेंट के ड्यूटीज वी हैव ऑलरेडी सीन कि क्या क्या उसके ड्यूटीज है एजेंट के। अब हम लोग देखेंगे कि क्या राइट्स है एजेंट के पास, कि ऑलरेडी उनके पास राइट क्या है। ड्यूटीज कुछ याद है आप लोगों को? हाँ, मैंने भी शेयर नहीं किया है ये वाला पीडीएफ आप लोगों के साथ, लेकिन कुछ याद है कि क्या क्या ड्यूटीज हैं एजेंट्स के? ड्यूटीज यानी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है? दो चार अगर डिस्कस कर सकते हैं अभी तो। कुछ नहीं याद? टू कैरी आउट द वर्क एज पर द इंस्ट्रक्शंस, पहला ड्यूटी। उसके बाद अगर उसको प्रिंसिपल के सामान को बेचने से कुछ पैसे मिलते हैं तो वो पैसे उसको देना है एजेंट को वापस, सॉरी प्रिंसिपल को वापस उसको पे बैक कर देना है प्रिंसिपल को। हाँ, वो अपना एडवांसेस या अपनी रेम्यूनरेशन अगर उसकी कुछ ड्यू है तो वो रख करके बाकी वापस कर सकता है। फिर रीजनेबल स्किल, केयर से, डिलीजेंस से काम करना, एज इट वो उसका अपना खुद का काम है और जिस तरीके से उस काम को करता वैसे ही कर रहा है। उसके बाद कुछ भी सीक्रेट नहीं अर्न करना है किसी और से। अगर किसी ने तो थर्ड पार्टी से कुछ कमीशन लेना है या कुछ ले रहा है तो दैट शुड बी रिवील्ड। जो भी है वो नॉलेज में होना चाहिए। वो अपने आप को उस पोजिशन पे ना लाए जहाँ पे एजेंट का जो इंटरेस्ट है और जो प्रिंसिपल का इंटरेस्ट है वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाए, उसके बीच में क्लैश हो जाए। तो इस तरीके से उसको बचाना है। उसको अपने अकाउंट से कुछ भी डील नहीं करना, अपने अकाउंट यानी कि अपने ऊपर लेकर के कुछ कुछ भी नहीं करना है। वट एवर यू वॉन्टेड टू डू, इधर गो फॉर द इंस्ट्रक्शंस। और अगर कुछ इमरजेंसी है तो सबसे पहले कंसेंट लेना होता है प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल से कंसेंट लेके एटलीस्ट कोशिश करो कि ट्राई किया है प्रिंसिपल से कंसल्ट करने का, तो वहां तक भी अगर प्रूफ कर सके तो भी ठीक है। अगर एजेंट का अगर प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर बीच में एजेंसी के बीच में प्रिंसिपल का डेथ हो जाता है तो इस बीच में प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को बचाते हुए प्रिंसिपल के फेवर में काम करने का भी क्या है, ड्यूटी है एजेंट का। राइट, दीज आर द ड्यूटीज हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। राइट, अब आते हैं हम राइट्स ऑफ एजेंट पे कि उसके राइट्स क्या है। सबसे पहला राइट है राइट टू रिटेन बोल सकते हैं या राइट ऑफ रिटेनर, मैम जो भी आप आयुषी बोल। कह रही है एक्सेप्ट करने के लिए। एक मिनट, नाउ राइट ऑफ रिटेनर का क्या मतलब हो गया? राइट ऑफ रिटेनर का मतलब हो गया कि एन एजेंट कैन रिटेन व्हाट ही कैन रिटेन। हम लोगों ने पहले ही देखा था कि सम्स व्हाटएवर सम्स ही गेट्स इन एक्सचेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस, थर्ड पार्टी से जो भी वो रिसीव करता है दैट हैज टू बी पेड टू द प्रिंसिपल एक्सेप्ट फॉर द ड्यूज एंड द एडवांसेस। अगर कोई एक्सपेंसेस इनकर किया है
एजेंट ने या फिर उसका कोई रेम्यूनरेशन ड्यू है, कोई एडवांसेस ड्यू है, तो उसको रिटेन करके बाकी अमाउंट को दे सकता है, वो उसका राइट भी है। ठीक है, जैसे जो अमाउंट उसको मिला है उस बिजनेस में वो उसको पे करना। मान लो कि हम लोगों ने देखा था ना कि ये जो होता है ना, अच्छा हम मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था, आई डोंट रिमेम्बर, पर मैं आपको बता देती हूँ कि एजेंसी एक्सप्रेस भी होता है और एजेंसी इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस एजेंसी यू ऑल नो कि जब हम लिख के या फिर हम डॉक्यूमेंटेशन करके एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करके एंटर करते, दैट बिकम्स द एक्सप्रेस एजेंसी। इम्प्लाइड एजेंसी का कोई एग्जांपल है? इम्प्लाइड एजेंसी जैसे अंडरस्टूड है कि ये मेरा काम है एंड आई एम डूइंग समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स। बहुत बार ऐसा करता है, हम अपने घर में, हम अपने फैमिली में इस तरीके का रिलेशनशिप देखते हैं, दो अल्दो हम उसको एजेंसी का नाम नहीं देते हैं, हम उसको एजेंट और प्रिंसिपल का टर्म नहीं देते, लेकिन वी आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ समबडी दैट बिकम्स एजेंट इवन इफ यू डोंट से इट, राइट। जैसे कि मान लो कोई दो भाई है या कोई दो फ्रेंड है या रिलेटिव्स है और दोनों का घर है किसी दूसरी जगह पे, सपोज करो मुंबई में घर है, ठीक है ना, मेरा भी घर है और मेरी किसी जान पहचान वाले का भी घर है, मेरी बहन का भी घर है। तो अब मैं वहां नहीं रहती, दैट होम हैज बीन रेंटेड आउट, ठीक है ना, उसको हमने लेट आउट कर रखा है। और अब क्या है कि उसका जो भी किराया आता है, तो मैं वहां चूंकि नहीं हूँ पर्सनली, तो मैं हर बार लेने के लिए या कुछ रिपेयर मेंटेनेंस कराना है तो कराने के लिए नहीं जा सकती हूँ फिजिकली। तो मेरे बदले में ये सब काम जो मेरे जान पहचान के लोग हैं वो कर सकते हैं। तो जैसे उन्होंने किराया लिया या उन्होंने कुछ काम करवाया तो खर्चा किया, तो जो खर्चा किया वो उस किराए में से काट के बाकी का पैसा मेरे अकाउंट में डाल सकते हैं या डलवा सकते हैं या रिटेन कर सकते हैं, जब भी हम मिलेंगे हमको वापस दे सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरह का इम्प्लाइड एजेंसी हुआ, है ना, जहाँ पे अंडरस्टूड है, मतलब कुछ बोला लिखा पढ़ा नहीं गया, इट इज अंडरस्टूड कि ठीक है, म्यूचुअली अग्रीड है दोनों पार्टी एंड दे आर डूइंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। तो ये हो गया इम्प्लाइड एजेंसी। अब हम जो पॉइंट पर रहे थे वहां पे आते हैं कि राइट ऑफ रिटेनर का क्या मतलब हो गया, कि वो आप रिटेन कर सकते हैं जो भी आपका एडवांसेस है, जो भी है, इसके अलावा जो उनका बनता है दैट यू शुड पे, ठीक है ना, जो भी प्रिंसिपल का है वो आप उनको पे कर दीजिए। यू कैन रिटेन द एडवांसेस, और कोई खर्चा अगर आपने किया है, जैसे मैंने अभी बताया कि इम्प्लाइड एजेंसी में अगर उस घर में कोई कुछ भी रिपेयर मेंटेनेंस का काम हुआ है, कुछ भी आपने खर्चा किया है, तो दैट पर्टिकुलर एजेंट, दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन रिटेन दैट पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, और उसके अलावा जो बचेगा वो आपको वो हैंड ओवर कर देंगे। तो रिटेन करने का राइट भी है एजेंट के पास। अब दूसरा, राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन यानी जो भी, अच्छा ठीक है, ये लिखा है कि द एजेंट इज इंटाइटल्ड टू हिज अग्रीड रेम्यूनरेशन, मतलब अगर ये एक्सप्रेस है तो ऑब्वियसली एक्सप्रेस्ड एजेंसी में जो रेम्यूनरेशन होता है वो अग्रीड होता है, ठीक है ना, कि क्या व्हाटएवर हम दो दो पार्टी ने जो अग्री किया हो म्यूचुअल, वो उनका वो होगा। अगर कहीं पे अग्रीड नहीं है, ठीक है ना, अगर कहीं पे हमने इस टर्म एंड कंडीशन को डिस्कस नहीं किया है और काम कर रहे हैं, तो वट एवर बी द रीजनेबल रेम्यूनरेशन, जो एक सही एक उचित होना चाहिए उस काम के लिए, वो आपको पे कर देना चाहिए, और ये उसका अधिकार है कि वो रीजनेबल रेम्यूनरेशन जो भी है वो या तो आप उसको पे कर दीजिए, वो या वो आपसे ले सकता है, रिटेन कर सकता है। दैट इज द राइट ऑफ द राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन को या कमीशन को रिसीव करने का भी उसको अधिकार है कि वो उनसे ले सकता है या अपने आप ही रख सकता है। नाउ काम को कंप्लीट होने का एक होता है कि काम कब माना जाएगा कि कंप्लीट होगा। सपोज करो कि ये कॉन्ट्रैक्ट है कि काम कंप्लीट होने के बाद हम आपको रेम्यूनरेशन देंगे, तो इसमें दो तरह की स्थिति आ सकती है। हम दोनों ही तरह की स्थिति के लिए मैंने दो अलग अलग केसेस को यहाँ पे डिस्कस किया है। ए वॉज अपॉइंटेड, ए क्या है, एजेंट है, उसको किसी न्यूज़पेपर एजेंसी ने अपॉइंट किया है कि जाओ तुम मार्केट से एडवर्टीजमेंट लेकर के आओ, जितने एडवर्टीजमेंट के ऑर्डर्स तुम लाओगे और वो एडवर्टीजमेंट छपेंगे उतने पैसे हम तुमको एज ए कमीशन पे करेंगे, ठीक है। नियम क्या था उसका, उसका जो टर्म्स एंड कंडीशंस था इस एजेंसी का, क्या था कि ऑर्डर सिक्योर करके लाना है, जितने ऑर्डर्स आप एडवर्टीजमेंट के लाएंगे आई विल पे यू दिस मच कमीशन। अभी क्या होता है कि वो ऑर्डर्स ला करके देता है, जो एजेंट है वो न्यूज़पेपर कंपनी को बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के ऑर्डर्स ला करके देता है, लेकिन वो ऑर्डर्स पब्लिश होने से पहले, उसको जो न्यूज़पेपर छापेगी उससे पहले क्या किया, उसने उस एजेंट को टर्मिनेट कर दिया। एजेंसी वॉज टर्मिनेटेड। नाउ क्या एजेंट अभी भी इंटाइटल्ड है अपने कमीशन के लिए या नहीं?
बोलिए। नहीं मैम, नहीं आया नहीं क्योंकि होगा। एजेंसी तो नहीं टर्मिनेट होगा। हो गया। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है साक्षी और तोशी कि आप काम करवा लीजिए और जब पैसे देने का समय आया तो एजेंसी टर्मिनेट कर दीजिए, पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद अपना ऑर्डर मिल ही गया है, आप छाप लीजिए, पब्लिश करा लीजिए, यानी आपको तो आपका बिजनेस मिल गया, एजेंट को उसका एक पैसा भी नहीं मिला जो उसने मेहनत की। तो ये गलत है, ठीक है ना। हाँ, सिंस इट इज टर्मिनेटेड, ठीक है ना, सिंस एजेंसी को आपने टर्मिनेट किया लेकिन उसने मेहनत किया है, आपको ऑर्डर्स ला के दिया है। अब जो डिले हो रहा है वो आपके साइड से हुआ है ना, कि आपने पब्लिश नहीं किया अभी तक, ऑर्डर्स आपको जो लाने थे वो ला दिया है। तो इसका मतलब समझा जाएगा कि काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। और जब काम कंप्लीट हो गया तो यू शुड पे हिम, ठीक है ना, उसका जो कमीशन बनता है वो दीजिए। अदरवाइज ये एम्प्लॉयर बहुत तेज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब दूसरे केस में कहाँ पे एजेंसी एजेंसी अगर काम नहीं फर्निश होता है तो आपको नहीं पे करना पड़ेगा। दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे है, ये केस है लक्सॉर लिमिटेड वर्सेस कूपर का। ए अगेन ए हैज बीन एम्प्लॉयड टू सेल द प्रॉपर्टी ऑन टर्म्स दैट इफ द सेल हैज बीन फाइनलाइज्ड, ठीक है ना, अगर सेल हो जाता है यानी मुझे पैसा मिल जाता है और मैं प्रॉपर्टी अपना उस पार्टी को दे देता हूँ, तो मैं तुम्हें उसका कमीशन दूंगा, जो भी जितने पे भी मैंने ये सेल को किया है उस पे जो भी 15% या 10% का कमीशन होगा, आई विल पे यू। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि वो जो एजेंट को लिया गया था इस टर्म्स एंड कंडीशंस पे कि कंप्लीशन ऑफ सेल के बाद हम तुमको तुम्हारा कमीशन देंगे, वो ऐसे पार्टीज को ढूंढ के ले आया जो खरीदने के लिए तैयार थे, बट समहाउ ओनर ने अपना मूड चेंज कर दिया एंड ओनर ने सेल नहीं किया। अब इस केस में सिंस ओनर ने सेल किया ही नहीं और जो टर्म कंडीशन था वो था कि कंप्लीशन ऑफ सेल के बाद में आपको जितने अमाउंट पे मेरा सेल होगा उसका मैं 10% आपको क्या दूंगा, कमीशन दूंगा। तो ऐसे में यहाँ पे सेल नहीं कंप्लीट होता है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कमीशन के लिए वो एजेंट लायबल नहीं है। पहले केस में क्या था कि ऑर्डर्स लाने पर हम आपको पे करेंगे, ठीक है ना, इवन इफ इट गॉट पब्लिश्ड और नॉट, ये टर्म्स में नहीं था। क्या था कि अगर आप ऑर्डर्स ला के देते हैं तो विल पे यू। लेकिन इस केस में क्या है कि हमारा अगर सेल होता है तो जितने भी अमाउंट में सेल होगा उसका हम कुछ परसेंटेज देंगे, तो फिर सेल हुआ ही नहीं। हाँ, तुम्हारी तरफ से सब कुछ हुआ, यानी एक एजेंट की तरफ से वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई जो उसको करनी चाहिए थी, लेकिन समहाउ वो काम नहीं हो पाया, ओनर ने मूड चेंज कर लिया, सेल किसी तरह फाइनलाइज नहीं हो पाया, तो फिर वो एजेंट इंटाइटल्ड नहीं है कमीशन के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेल नहीं हो पाया, वो कंप्लीशन ऑफ सेल के बाद ही इंटाइटल्ड था। नेक्स्ट पॉइंट, राइट ऑफ लियन। हम लोगों को आगे पढ़ना, आगे हम लोग को बेलमेंट और प्लेस, दो स्पेशल एग्रीमेंट्स पढ़ने हैं, राइट ऑफ बेलमेंट एंड राइट ऑफ प्लेस। इट इज वेरी मच सिमिलर टू मॉर्गेज बोल सकते हैं हम। वहां पे एक राइट ऑफ लियन भी आता है, मैंने आपको लियन थोड़ा पहले भी बताया था कि एजेंट के पास राइट होता है लियन करने का। नॉर्मल जो राइट है वो जनरली दो तरह के लियन होते हैं, जनरल लियन एंड पर्टिकुलर लियन, स्पेसिफिक लियन। मैं बताती हूँ लियन का मतलब क्या होता है कि किसी की सामान को, किसी भी प्रॉपर्टी को होल्ड करके रख लेना अनटिल एंड अनलेस वो आपको जो भी टर्म्स है, जो भी कोलैटरल एग्रीमेंट है उसको फुलफिल नहीं करता है, तो आप तब तक उस सामान को होल्ड करके रख सकते हैं। समझ में आया। अब लियन का मतलब ये भी नहीं है कि आप बेच सकते हैं, ठीक है ना। मॉर्गेज में यू कैन सेल इट आउट, राइट, अगर आपको आपका लोन अमाउंट नहीं मिलता तो आप सेल आउट करके ले सकते हैं। लियन का मतलब आप होल्ड करके रख सकते हैं। अब ये जो लियन है, राइट ऑफ लियन, ये दो तरीके का होता है, जनरल लियन भी होता है और स्पेसिफिक लियन होता है या पर्टिकुलर लियन होता है। पर्टिकुलर लियन यानी जिस सामान के, जिस चीज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके कोलैटरल जो भी प्रोमिसेस है, जब मान लो सपोज करो कि तुमने मुझे अपनी घड़ी दी है, ठीक है ना, और घड़ी को मुझे देते हुए मुझसे कुछ एडवांस पैसा लिया है, मैं थोड़ा समझाने के लिए बोल रही हूँ, मुझसे आपने कुछ एडवांस पैसा लिया है, तो और आपकी एक साइकिल भी मेरे पास है और उसके अगेंस्ट भी आपने पैसा लिया हुआ है, मैं पर्टिकुलर लियन समझाना चाहती हूँ। तो सपोज करो तुमने साइकिल के अगेंस्ट जो भी लोन लिया था वो दे दिया, राइट, तो अब मैं साइकिल को भी होल्ड कर लूं और घड़ी को भी होल्ड कर लूं, नहीं होगा। जो काम हो चुका है वो सामान मैं आपको वापस कर दूं। पर्टिकुलर लियन का मतलब होता है कि जिस चीज के ऊपर जो कोलैटरल प्रॉमिस है वो अगर परफॉर्म नहीं होता है तो दैट पर्टिकुलर थिंग कैन बी होल्ड आउट, दैट कैन बी, उसको हम लियन करके रख सकते हैं, ये पर्टिकुलर लियन होता है। और जनरल लियन होता है कि किसी भी सामान को तुम कोई भी
मेरे से एग्रीमेंट करो, किसी भी मद में तुम मेरे से पैसा लो, लेकिन अगर तुम्हारा कोई भी सामान मेरे पास है तो मैं उसको होल्ड कर सकती हूँ जब तक कि आप मुझे वो पैसा ना दे। समझ में आया जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन का क्या मतलब हुआ? पर्टिकुलर लियन बहुत स्पेसिफिक चीजों को लेकर के होता है। जनरल लियन मतलब मैं आपका कोई भी चीज होल्ड करके रख सकती हूँ जब तक वो कोलैटरल प्रॉमिस परफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो अभी एजेंट के पास नॉर्मली पर्टिकुलर लियन का राइट होता है। मान लो उसको वो पेमेंट नहीं कर रहा है, कमीशन नहीं दे रहा है, सैलरी नहीं दे रहा है, तो ऐसे में वो पर्टिकुलर जो सामान है उसको लियन कर सकता है, होल्ड कर सकता है, लेकिन स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो इस पर्टिकुलर लियन को एक्सटेंड करके जनरल लियन पर भी ले जा सकता है। अभी हम जनरल और पर्टिकुलर लियन मैंने समझा दिया है, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, वो आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। अभी हम सिर्फ राइट ऑफ लियन को समझ लेते हैं कि एक एजेंट के पास ये भी राइट होता है कि वो कैसे प्रिंसिपल के प्रॉपर्टी को, बी इट मूवेबल और इमूवेबल, ठीक है ना, जो उसका अचल संपत्ति है, चल संपत्ति है, पेपर्स है, डॉक्यूमेंट्स है, कुछ और संपत्ति और कुछ है जो उसके पास ऑलरेडी है एजेंट के पास, वो उसको लियन करके रख सकता है जब तक कि जो अमाउंट है, एडवांस है, जो भी एक्सपेंसेस एजेंट ने किए हैं आपके काम को करने के लिए, आपके काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो भी खर्चा उसने एक्सपेंसिव जो इनकर किए हैं, वो जब तक उसे नहीं मिल जाता है तब तक उसके पास अधिकार है कि वो आपके किसी सामान को या जो भी सामान है उसको होल्ड करके रख सकता है। क्लियर? Yes, ma'am. Now next one is right of indemnification. Since we have already studied the indemnification and guarantee क्या होता है, तो indemnify मतलब अगर किसी का नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई करने का अधिकार। ठीक है, now an agent has right to get indemnified by the principal if he has done everything as per the instruction. All the acts of the agent is lawful acts, and then also अगर उसको कोई मुसीबत झेलनी पड़ती है, उसका कुछ नुकसान होता है आपके काम को करने में, तो क्या होगा, उसके पास राइट है कि वो अपना जो भी उसका नुकसान है उसको प्रिंसिपल से इंडेमनीफाई करवाए, प्रिंसिपल को बोले कि मेरा ये नुकसान हुआ है एंड you have to compensate my damages. Indemnify मतलब to compensate damages. अब यहाँ पर कैसे मैं बताती हूँ, that should be lawful. अच्छा, हम लोगों ने बहुत पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे कंसिडरेशन, तब भी बताता है कि कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल। अगर आप किसी ऐसे अपने प्रिंसिपल के लिए ही, अपने प्रिंसिपल के कहने पर ही, दो तरीके का काम हो सकता है। प्रिंसिपल कोई बोले कि अच्छा ठीक है तू फलाने जगह जाओ, मैं सामान भेज दूंगा और तू फलाने आदमी को डिलीवर कर देना। ठीक है, एक एजेंट का काम है, उसने फलाने आदमी से टाइम ले लिया, मान लो कि XYZ है, जेड कोई थर्ड पार्टी है, एक्स है प्रिंसिपल और वाई है कौन, एजेंट। तो एक्स बोलता है वाई को कि फिक्स कर लो अपना तुम कोई मीटिंग जेड के साथ और मैं तब तक सामान तुम्हें डिलीवर कर दूंगा और ये सामान तुम उसे दे देना। ठीक है, तो उसने ऐसे ही क्या मीटिंग फिक्स कर लिया, उसको बुला लिया, उसको सामान देने के लिए दे बोथ आर रेडी, एजेंट और थर्ड पार्टी दोनों तैयार है, लेकिन क्या क्या प्रिंसिपल ने सामान भेजा ही नहीं। अब प्रिंसिपल ने सामान नहीं भेजा, एक पार्टी कहीं दूर से आई है, वेट करके आई है, खर्चा कर रही है, समय उसका बहुत बर्बाद क्या हो गया, हो सकता है उसने आपको डैमेजेस स्यू कर लिया एजेंट को, तुमने मेरा टाइम खराब किया, स्यू यू फॉर दिस। ठीक है, मेरा जो भी नुकसान हुआ एक दिन का, यू हैव टू पे मी, या आने जाने खर्चा वट एवर, जिस किसी तरह का नुकसान हो, ये बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, ये माइनर जो डैमेजेज है वो भी हो सकते हैं, लेकिन जितनी बड़ी बिजनेस होगी उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो भी नुकसान है, अब यहाँ यहाँ जो लॉस हुआ है एजेंट का, ये इंडेमनीफाई वो करवा सकता है प्रिंसिपल से, उसका राइट है इस चीज का, क्योंकि उसके इंस्ट्रक्शन पे, उसके कहने पे उसने ये सारा मीटिंग और ये सारा काम अरेंज किया था या किसी को बुलाया था कहीं से। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल कि सिंगापुर से में कोई किसी का एजेंट है जो प्रिंसिपल कोलकाता में रहता, और वहां से उसने डिलीवर बोला था कि मैं गुड कर दूंगा और तुम उसे किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देना। थर्ड पार्टी एंड ए ऑल आर सेट, लेकिन प्रिंसिपल ने सामान नहीं भेजा। अब इस वजह से क्या हो गया कि ए को डैमेजेस देना पड़ा, एक्सपेंसेस पे करना पड़ा टी को, तो नाउ दीज एक्सपेंसेस कैन बी इंडेमनीफाइड बाय द प्रिंसिपल। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर एजेंट ने पैसा रख लिया थर्ड पार्टी का लिया हुआ और टाइम पे नहीं किया प्रिंसिपल पे, तो प्रिंसिपल का नुकसान हुआ, तो ये प्रिंसिपल एजेंट से रिकवर करेगी ना, क्योंकि उसके नेग्लिजेंस की वजह से हुआ था। तो उसी तरह यहाँ अगर प्रिंसिपल के नेग्लिजेंस की वजह से एजेंट को कोई नुकसान होता है तो भी एजेंट इंडेमनीफाई करा सकता है अपने नुकसान को। नाउ राइट ऑफ कॉम्पनसेशन, राइट ऑफ कॉम्पनसेशन अगेन इंडेमनिफिकेशन जैसा ही होगा।
द थिंग इज, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपने जो बोला कि आपके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम किया जा रहा है और वो आपने नहीं किया। दूसरे में क्या है कि आपके नेग्लिजेंस से आपने काम तो किया, लेकिन आपके काम का क्वालिटी इतना खराब था जिस वजह से बेचारा जो एजेंट है वो, उसको कुछ इंजरी हो गई, उसको कुछ नुकसान हो गया। तो ऐसे में राइट ऑफ कॉम्पनसेशन हो सकता है। यहाँ मैं बताती हूँ क्या है। एजेंट हैज अ राइट टू बी कॉम्पनसेटेड फॉर इंजरी सस्टेन्ड बाय हिम। एजेंट का पूरा अधिकार है कि उसको अगर कोई इंजरी होती है, फिजिकल इंजरी होती है, जो कि प्रिंसिपल के नेग्लिजेंस के कारण से होता है, या फिर प्रिंसिपल के लैक ऑफ वांट ऑफ स्किल का मतलब हुआ यहाँ पे लैक ऑफ स्किल। ठीक है ना, कभी कभी वांट का मतलब होता है कमी। ठीक है, तो यहाँ पे वो उसी सेंस में यूज किया गया है कि अगर प्रिंसिपल के लैक ऑफ स्किल या वांट ऑफ स्किल की वजह से एजेंट को कुछ फिजिकल इंजरीज होती है, या फिर इससे पहले हमने देखा था कि कुछ डैमेजेज होता है, कुछ खर्चा करना पड़ता है, तो वो इंडेमनीफाई करा सकता है। और यहाँ पे डैमेजेज को, इंजरीज को वो कॉम्पनसेट करवाएगा प्रिंसिपल से। एक एग्जांपल है यहाँ पे, यहाँ क्या है, पी एम्प्लॉइज ए। प्रिंसिपल ने ए को एम्प्लॉय किया किसी घर बनाने में, किसी आपने मैसन को रखा, उसको बोला कि ब्रिक लेयरिंग के लिए आपने उसको अपॉइंट किया और रखा, लेकिन जो स्कैफोल्डिंग है वो आपने खुद किया। स्कैफोल्डिंग में बताती हूँ क्या होता है। हम लोग देखते हो कि जब बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बनती है तो कभी कभी तुम देखते हो कि झूला वगैरह लटका के या कुछ बांस बल्ले का कुछ ऐसा बना करके वो लोग ऐसे बिल्डिंग के बाहर बनाते हैं ताकि मटेरियल को ऊपर तक भेजा जा सके। मजदूर लटक लटक के उस पे काम करते हैं, या पेंट करते हैं, या प्लास्टर करते हैं। देखा इस तरीके का स्ट्रक्चर कभी? यस मैम। उसको ये स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो ये लोहे का भी हो सकता है, और हमारे यहाँ सिंस अगर छोटा मोटा प्रोजेक्ट चल रहा है तो आदमी बांस बांस का बना लेता है, बैम्बू का वो बना करके एक सपोर्टिंग टाइप का, और जिससे सामान वामान ऊपर नीचे भेजने में और काम करने में हेल्प होता है। तो ये जो स्कैफोल्डिंग का काम है वो खुद प्रिंसिपल ने किया, खुद किया या करवाया, वट एवर, ये उसका टेंशन है। एजेंट इसका पार्ट नहीं है, एजेंट सिर्फ ब्रिक लेयरिंग का पार्ट है। ठीक है ना, वो बस घर बनाने की उसकी जिम्मेदारी है। स्कैफोल्डिंग उसने खुद किया या खुद करवाया। अब वो अनस्किलफुली किया गया था, वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं रखा गया था, गलत तरीके से उसमें बहुत मजबूती से नहीं जोड़ा गया था, या बहुत अच्छे से नहीं बांधा गया था, जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो वो ए था उसको इंजरीज हुई, उसको चोट आ गई, वो गिर गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, अब इस इंजरीज का कॉम्पनसेशन वो पी से ले सकता है, क्योंकि ये प्रिंसिपल के नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। ये समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिस कर गई थी राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन में। मैंने आपको एक तो बताया था कि कंसिडरेशन पे गए तो थे, लेकिन मैं फिर बताने में भूल गई कि अगर कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं प्रिंसिपल का जो लॉफुल है, ठीक है ना, प्रिंसिपल ने आपको रिक्रूट किया है किसी लॉफुल काम को करने के लिए, और आपने उस काम को ठीक वैसे ही किया है जैसे इंस्ट्रक्शंस आपको दिया गया है, फिर भी डैमेजेज होता है, देन यू कैन आस्क फॉर इंडेमनिटी को। आप इंडेमनिटी के लिए आप बोल सकते हैं, आप कॉम्पनसेशन के लिए बोल सकते हैं, और ये आपका राइट है, आप बोल ही नहीं सकते, आप ले भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी ने, एग्जाम्पल देते हैं कि अगर किसी ने पी ने ए को बोला कि जाओ तुम फलाने को, अच्छा फलाने के नाम से कुछ गलत न्यूज छाप दो, ठीक है ना, जाके छाप दो कि फलाना आदमी मर गया, ठीक है ना, और इस पब्लिकेशन की वजह से, इस तरीके की काम की वजह से अगर तुम्हारे पब्लिकेशन पे कोई भी प्रॉब्लम आएगा या तुम्हें कोई भी पेनाल्टी लगाया जाएगा तो आई विल पे यू। ठीक है, न्यूज़पेपर ने ऐसा कर दिया, ठीक है ना, वो किसी के लिए कुछ अभद्र न्यूज या फिर कुछ उसके लिए कुछ गलत तरीके का न्यूज को बाहर कर देता है। एंड जिस पार्टी के लिए भी ऐसा कुछ काम किया जाता है वो क्या करता है कि वो क्या करेगा, सिंस उसका रेपुटेशन डैमेज हुआ तो वो उसको सीव करेगा, ठीक है ना, वो क्लेम भी कर सकता है कि हमारे रेपुटेशन को टारनिश करने की कोशिश की गई है। अब ऐसे में क्या किया, उसको पे करना पड़ा, जो न्यूज़पेपर ने छापा उसने पे कर दिया, अच्छा ठीक है भाई, माफी भी मांग लिया, पे भी कर दिया कि हमसे गलती होगी। नाउ यू वेंट टू द प्रिंसिपल, ठीक है, उस न्यूज़पेपर वाला जाता है प्रिंसिपल के पास कि दीजिए मैंने आपके कहे अनुसार काम किया, लेकिन मुझे इतना का नुकसान हुआ और मुझे ये पे करना पड़ा। नाउ यू वांटेड टू रिकवर इट फ्रॉम प्रिंसिपल। अब आप नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? सिंपल है, इसका जवाब दे दो। नहीं समझ में आया? अब एक बार फिर से बोलिएगा वो। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन देती हूँ। मैंने कहा कि इंडेमनिफिकेशन का राइट है
किसके पास? एजेंट के पास। एजेंट इंडेमनीफाई कर सकता है अपने नुकसान को, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा कि उसने कुछ मीटिंग अरेंज कराया या फिर कहीं दूसरी जगह कुछ उसको डिलीवर करना है या किसी को बुलाया, उस चाहे के अनुसार काम किया, जो काम ठीक था, अगर आपके गुड बुक में है वो काम और आपके गुड फेथ में उसने किया, अच्छे सोच करके, गुड फेथ या बोनाफाइड काम बोलते हैं जब किसी के जो जेन्युइन काम होता है, ठीक है ना, उसको बोला जाता है कि बोनाफाइड वे में आपने काम किया है, जेन्युइन काम किया है। तो उसके लिए अगर आपको कुछ डैमेजेस हुआ है या नुकसान हुआ है तो आप प्रिंसिपल से ले सकते हैं। लेकिन मैंने दूसरा आपको बोला कि अगर आपको कोई प्रिंसिपल किसी एजेंट को बोलता है, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में कोई न्यूज़पेपर एजेंसी है, ठीक है ना, ये एजेंसी को कोई बोलता है कि तुम फलाने के अगेंस्ट कुछ ऐसा स्कैंडल बना करके कोई स्टोरी आर्टिकल पब्लिश करो जिससे वो बदनाम हो जाए, ठीक है ना, और तुम्हें इससे कुछ नुकसान नहीं होगा, अगर होगा तो आई विल पे यू, ठीक है ना, जो भी तुम्हें डैमेज होगा, नुकसान होगा, आई विल पे यू। और ऐसा कहने पे न्यूज़पेपर एजेंसी ने ऐसा कर लिया, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट कुछ पे आप कुछ छा दिया जो उसके रेपुटेशन को डैमेज करता है। अभी जो थर्ड पार्टी था उसने न्यूज़पेपर को स्यू किया, उससे डैमेजेस लिया, बोला कि ये मेरा हार्म हुआ तो मुझे पैसे भी दो, फाइन भी दो, उसको स्यू भी किया, जो भी कैसे भी कॉम्पनसेट हुआ इन दोनों के बीच में वो मामला। अब जाता है न्यूज़पेपर एजेंसी वाला प्रिंसिपल से लेने कि मैंने आपके कहे के हिसाब से ये सारा काम किया और मुझे 10,000 का पेनाल्टी देना पड़ा, ठीक है ना, मुझे 15,000 का पेनाल्टी देना पड़ा, अब आप मुझे पे करिए। तो क्या वो चीज रिकवर किया जा सकता है प्रिंसिपल से? Yes, ma'am. No, ma'am. नो मैम। Why yes and why no? क्योंकि मैम प्रिंसिपल अपने कहने पे करवाया कि मैम, तुमको क्योंकि कुछ illegal लॉस है। नहीं होगा, लेकिन उसको फाइन मैम तो ये भरना पड़ा इलीगल और वो वर्क था गलत था मैम। और इलीगल था, हाँ, लॉफुल नहीं था। काम इस वजह से नहीं दे पाए। सिंस इट इज नॉट लॉफुल, जो कंसिडरेशन था आपको एजेंट से एक्सपेक्टेशन होता है कि आप बोनाफाइड काम करेंगे, जेन्युइन काम करेंगे। अगर कोई किसी को हाथ पैर तोड़ने का भी देता है काम तो आप वो काम करके वापस से रिकवर नहीं करा सकते, बिकॉज दैट इज नॉट लॉफुल, ठीक है ना। तो किसी ये सब किसी के रेपुटेशन को हार्म करना, मैंने इधर इवन हम लोगों ने पढ़ा था कि माइनर को कितने तरीके का छूट दिया गया था, लेकिन माइनर को भी इस केस में माइनर को भी छूट नहीं है, बल्कि माइनर के साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी नेग्लेक्टेड सुपरविजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हेल्ड किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप कॉम्पनसेशन नहीं ले सकते। अगर वो प्रिंसिपल फिर भी आपको दे रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो मुकर गया और नहीं देगा आपको तो आपका नुकसान है, क्योंकि आप कोर्ट में इसको तो स्यू करके नहीं ले सकते, क्योंकि गलती तो आपसे हुई है, राइट। ठीक है, Yes, ma'am. अब ये लास्ट है, बिल्कुल, अब ये लास्ट है राइट ऑफ एजेंट का, ये है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अभी आप लोगों ने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं पढ़ा है, वो भी आपको पढ़ना है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो अनपेड सेलर होता है, अनपेड सेलर का मतलब जो तुम्हें समझ में आया वही बोलोगे फिलहाल। अनपेड सेलर जिससे हम उधार पे सामान लेते हैं, ठीक है, पैसा अभी नहीं दिया है, दे आर नोन एज अनपेड सेलर। तो ये जो अनपेड सेलर होते हैं उनके पास भी यह अधिकार होता है कि वो आपके सामान को क्या करेगा, कुछ देर के लिए होल्ड करके रख सकता है आपके सामान को। अगर आपने उसको पे नहीं किया या आप अगर बोल देंगे अच्छा ठीक है मैं नहीं पे करूंगा, या उसको जरा सा भी लगा कि आप बैंकरप्ट हो गए, नाउ यू कैन नॉट पे मी, तो जो ऑलरेडी डिस्पैच में है सामान उसको भी वो होल्ड करके वापस मंगवा सकता है। ये होता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है ना, जो ट्रांजिशन में जो चीज डिलीवर हो चुका है, मूवमेंट में है, उसको भी आप स्टॉप करके वापस मंगा सकते हो। तो ये अनपेड सेलर का राइट होता है। यही ठीक राइट किसके पास है, एजेंट के पास भी है। तो एजेंट को के पास ये राइट दो कंडीशंस में आती है, एक कंडीशन में आती है अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट और एक कंडीशन में आती है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। देखो दोनों कंडीशन को देखते हैं। एक जगह वेयर ही हैज बॉट गुड्स फॉर हिज प्रिंसिपल बाय इनकरिंग ए पर्सनल लायबिलिटी, जहां वो अपनी लायबिलिटी पे सामान को बेचता है किसी थर्ड पार्टी के पास, ठीक है, और जो थर्ड पार्टी है वो उसको पे नहीं करता है। समझ में आया? नहीं, सपोज करो कि उसने कुछ अपने पर्सनल लायबिलिटी से सामान को बेच दिया और अभी क्या है कि जो पैसा है ही हैज अ राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट अगेंस्ट द प्रिंसिपल। यहाँ पे प्रिंसिपल के अगेंस्ट है,
प्रिंसिपल उसको बोलता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, या तुम्हारा जो कमीशन होता है वो नहीं दूंगा, या रेम्युनरेशन अभी नहीं दे पाऊंगा, या फिर प्रिंसिपल क्या होता है बैंकरप्ट हो जाता है, ऐसे कंडीशन में वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है, यानी जो पैसा उसने बेचा है वो पैसे वो अपने पास रख सकता है, एजेंट अपने पास उसको रख सकता है या उस सामान को रख सकता है, और प्रिंसिपल को नहीं देगा तब तक जब तक कि प्रिंसिपल उसका जो ड्यू बनता है वो उसको वापस ना कर दे। और दूसरे केस में है कि मान लो उसने अभी क्या था, पहले केस में क्या है, खरीदा है अपनी लायबिलिटी पे, अपने नाम पे आपने किसी थर्ड पार्टी से सामान ले लिया और अब प्रिंसिपल उसको पे नहीं कर रहा है, यानी किसको पे नहीं कर रहा है, एजेंट को पे नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में उसने सामान को होल्ड कर लिया, कहाँ तक नहीं जाने दिया, प्रिंसिपल तक नहीं जाने दिया, कि जब तक आप पे नहीं करेंगे दुकानदार तो मेरे से पैसा मांगेगा, तो मैं सामान वापस कर दूंगा और अपनी लायबिलिटी खत्म कर लूंगा, इसीलिए वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है। और दूसरे पे केस में क्या हुआ कि उसने प्रिंसिपल के सामान को बेचा, किसको, प्रिंसिपल के सामान को गया बेचने के लिए किसी थर्ड पार्टी को, और थर्ड पार्टी के बारे में पता चला कि थर्ड पार्टी इज नॉट एबल टू पे यू, बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो स्टिल वो अपने सामान को होल्ड करके वापस प्रिंसिपल को दे सकता है। समझ में आया? यस मैम। एक बार प्रिंसिपल के अगेंस्ट वो स्टॉपेज का राइट एक्सरसाइज कर सकता है, तो दूसरे केस में वो थर्ड पार्टी यानी कोई जो दूसरा है जिसको वो बेच रहा है सामान, उसके अगेंस्ट वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट का यूज कर सकता है। यानी दोनों ही केस में उसका अनपेड सेलर का अधिकार होगा, एक में होगा प्रिंसिपल के अगेंस्ट और एक में होगा थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, जिससे उसको पैसा ले करके प्रिंसिपल को वापस करना है उसके अगेंस्ट। ठीक है, ये सारे खत्म हो गए तुम्हारे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ। मैम एक बार राइट, राइट ऑफ लिएन बता दीजिए, उसमें दो कुछ हाँ। बताए थे ना, जनरल और स्पेसिफिक। ठीक है, मैंने भी बताया था तुम्हें तोषे कि जनरल राइट ऑफ लियन होता है और स्पेसिफिक राइट ऑफ लियन होता है। अभी ये भी कहा था कि अभी इसको ज्यादा ध्यान से ध्यान मत देना वरना कंफ्यूज भी हो सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर में जब हम लोग बेलमेंट और प्लेज में जाएंगे तो मैं बताऊंगी, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि एक दो तरीके का लियन होता है, एक होता है पर्टिकुलर लियन और एक होता है जनरल लियन। ठीक है ना? पर्टिकुलर लियन मतलब मैं एक बार कुछ एग्जांपल देकर बताती हूँ कि सपोज करो तुमने मेरे से कुछ उधार लिया है, कुछ सामान लिया है, कुछ सामान को मेरे पास रख गई तुम, ठीक है ना, और उसके अगेंस्ट कुछ पैसा लिया और आप चले गए। अब अगर आप मुझे पैसा वापस नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगी, जो भी सामान आप मुझे मेरे पास रख कर गए हो उसको मैं अपने पास होल्ड करके रख लूंगी और तब तक नहीं दूंगी जब तक आप मुझे वो पैसे नहीं दे देते। तो ये पर्टिकुलर लियन हुआ यानी कि जिस सामान के अगेंस्ट आपने मेरे से लोन लिया था मैं सिर्फ उसी सामान को होल्ड करके रख सकती हूँ। ठीक है, ये पर्टिकुलर लियन हुआ। और एक होता है जनरल लियन। जनरल लियन मतलब मैं तुम्हारा कोई भी सामान अगर मेरे पास है तुम्हारा तो मैं उसको होल्ड करके रख सकती हूँ। हो सकता है, देखो एग्जाम्पल मैंने ये दिया था कि एक होता है कि अगर आपका मान लो कि तुम्हारा घर ही है मेरे पास, ठीक है, काफी एक्सपेंसिव है, तुमने अपने घर ही के अगेंस्ट में से कुछ पैसे लिए हैं, पैसे वापस नहीं कर रहे तो मैं वो घर ही को होल्ड कर सकती हूँ, बाकी चीजें को होल्ड नहीं कर सकती। लेकिन अभी दूसरा जनरल लियन क्या होता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है मेरे पास, जब बेली कोई भी सामान वो आपका रिटेन करके रख सकता है, लेकिन आपने जो वो मेरे से लिया था लोन वो घर ही के अगेंस्ट लिया था, लेकिन किसी तरह मान लो घर ही रिपेयर का था, मैंने आपको दे दिया, ठीक है, लेकिन पैसे आपने मुझे नहीं दिया, बोला बाद में दे दूंगा, लेकिन आपका मेरे पास कुछ और भी सामान है, सपोज करो उससे पहले तुमने मुझे कोई साइकिल दी होगी, बाइक दी होगी, कोई भी सामान होगा मेरे पास, तो मैं उसको भी होल्ड करके रख सकती हूँ कि अब जब तक तुम मुझे घर ही जो ठीक करा के लेकर गए थे वो पैसा वापस नहीं दे दोगे तब तक मैं साइकिल तुम्हें नहीं दूंगी। समझ में आया? यानी कोई भी सामान को होल्ड आउट किया जा सकता है, दैट बिकम्स जनरल लियन। और पर्टिकुलर लियन जब स्पेसिफिक गुड्स को जिसके अगेंस्ट सर्विसेज रेंडर की गई है, आपको सर्विस दिया गया है, लोन दिया गया है या कोई आपका काम किया गया है, तो आप सिर्फ उसी को होल्ड कर सकते हो, बाकी किसी और चीज को होल्ड नहीं कर सकते हो, दैट बिकम्स पर्टिकुलर लियन। यहाँ पे एजेंट्स का जो राइट होता है वो पर्टिकुलर लियन का होता है इन जनरल, लेकिन वो अगर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो उसको एक्सटेंड करके जनरल लियन तक भी करा सकता है। कुछ समझ में आया तो उसी, या कुछ नहीं समझ में आया? आ गया मैम। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा जनरल और पर्टिकुलर मैंने ज्यादा बार बोला है तो कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जनरल मतलब होता है क्या कि आपके किसी भी सामान को मैं होल्ड कर सकती हूँ, ठीक है। पर्टिकुलर मतलब कि अगर
एक कोई मोबाइल दिया है तो उसी मोबाइल को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना, जब तक वो पैसा नहीं मिलेगा सिर्फ वो मोबाइल ही होल्ड कर सकते हैं, बाकी कोई चीज नहीं। तो जनरल लियन थोड़ा डिफाइंड होता है, पर्टिकुलर सामान से रिलेटेड होता है, सॉरी पर्टिकुलर लियन, जनरल लियन आपके कोई भी सामान को होल्ड आउट किया जा सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली जो प्रिंसिपल का राइट होता है, एजेंट का राइट होता है, वो पर्टिकुलर लियन का होता है, लेकिन वो उसको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स उसको एक्सटेंड करके, जनरल लियन मतलब ज्यादा जो उधार दे रहा है ना उसके फेवर में ज्यादा बड़ी बात है कि आप कोई भी चीज होल्ड कर लीजिए चलेगा, ठीक है ना। तो ये राइट्स हो गया, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंट्स। अब राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल बहुत आसान है, मैं थोड़ा 2 मिनट डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि इट इज एज सिंपल एज दैट कि आप जितने भी राइट्स ऑफ एजेंट्स है ना उसको ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। हाँ, कन्वर्जन के लिए थोड़ा अपना वो बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसको लिखे, बट ऑल द राइट्स ऑफ agents become the duty of principal and all the duties of agents become the right of agents. Now we'll see it. ये सब तो देख चुके थे, नाउ देखो ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है। मैं ऐसे 3 ड्यूटीज है ऐसे ही बता देती हूँ कि सबसे पहला इंडेमनिफाई द एजेंट अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑल लॉफुल एक्ट्स। हम लोगों ने पढ़ा था अभी राइट्स ऑफ एजेंट में कि उसको अगर किसी एजेंट ने सारे एक्ट लॉफुल किए हैं, सब कुछ एज पर द इंस्ट्रक्शंस किया है, और तो भी उसको कोई डैमेजेस होता है तो वो क्लेम कर सकता है प्रिंसिपल से। तो प्रिंसिपल का भी ये ड्यूटी बनता है कि अगर आपके एजेंट ने सब कुछ एज पर द इंस्ट्रक्शंस एवरीथिंग इज लॉफुल, देन यू अगर एंड देन ही हैज टू इनकर सम डैमेजेस जस्ट बिकॉज ऑफ रेंडरिंग योर बिजनेस और एग्जीक्यूटिंग योर बिजनेस। तो जो भी डैमेजेस होता है वो आप उसको क्या करिए, दे दीजिए, ठीक है ना, कॉम्पनसेट कर दीजिए। ये पहला हुआ। दूसरा है टू इंडेमनिफाई द एजेंट अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्ट्स डन इन गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब वही हुआ कि अगर वो बोनाफाइड एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट नहीं, वो तुम वो आपके लिए क्या है, लेकिन वो एक्ट कैसा है, तो लॉफुल एक्ट है, ठीक है ना, गुड फेथ में क्या गया है आपके लिए, तो जो भी उसका नुकसान हुआ है वो आप पे कर दीजिए। लेकिन अगर कोई एजेंट, कोई मूर्ख आदमी, कोई थर्ड पार्टी कोई क्रिमिनल काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है, सिंस हिज एम्प्लॉयर हैज एम्प्लॉयड इट फॉर दोज पर्टिकुलर थिंग, और तब जाकर के वो अपना इंडेमनिटी चाहता है, तो ऐसे में